काजल चेहरे वाले उधर दिखा देते हैं यहाँ तक दिखा देते समुद्र जो है सिंधु नदी पूरब में स्थित है। हाँ समुद्र सिंधु नदी के बारे में लिखा है। पूरब में स्थित होकर बाद काजल चेहरे का प्रलेप और कंघे जाति का प्रमाण चिन्हुद्रों से प्राप्त चंद्र हुआ। से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ तक लिखा हुआ है। अब आइए ऋग्वैदिक युग। चलो ऋग्वैदिक काल काला ना काला काला या ब्लू 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 राम है ना बैठना ना ऋग्वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व। लिखिए पहला पॉइंट। भारत में आर्यों का आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व में मध्य एशिया से हुआ था। मध्य एशिया में लगभग कौन सा देश है वाला क्षेत्र होगा? आज का जो रूस है उसका दक्षिणी इलाका, यूराल पर्वत का पूर्वी इलाका जो है मध्य एशिया है। इसको बाद में चल करके बाहलिक क्षेत्र भी कहा गया है। हाँ, लेकिन बाद में, बहुत बाद में 6th सेंचुरी BC के ग्रंथों में ये आता है बाहलिक शब्द, और उसके बाद तो पंजाब के लिए ही बाहलिक शब्द यूज होने लगा। तो आज के डेट में इसको कह सकते हैं बल्ख, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान का कुछ इलाका और 2-3 कंट्रीज है वहां पर, जिसमें चीन का भी उत्तरी हिस्सा आ जाता है। चीन का उत्तरी हिस्सा, उस उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा, जहां बाद में चल करके मंगोल लोग आए, मंगोल प्रजाति, कुषाण आए और हूण आए, शक आए, ये सब उसी मध्य एशियाई क्षेत्र के कबीले थे। वहीं से एक कबीला आर्यों का भी चला और उनके पीछा करते हुए फिर कई कबीले आए जो ईरान होते हुए भारत में प्रवेश किए। यही कारण है कि ईरान के ग्रंथ जो है पारसियों के अवेस्ता और हमारा ग्रंथ ऋग्वेद, दोनों में काफी समानता है। यहाँ हम घोड़ा के लिए अश्व शब्द यूज करते हैं, उनके लिए अश्व शब्द यूज हुआ है। चूंकि वे लोग स का उच्चारण ह करते हैं, तो जैसे सोमरस का नाम सुने हैं ना। अब तो यहाँ दारू को भी लोग सोमरस बोलता है। ऋग्वैदिक काल में भी सोमरस चलता था आर्यों के बीच, लेकिन वो किस पौधे के रस से बनता था अभी तक उस पौधे की पहचान नहीं की गई है। हालांकि आज
कुछ वैज्ञानिक कहते हैं एक स्पेक्ट्रा नामक पौधा है हिमालयी क्षेत्रों में, वैज्ञानिक नाम है स्पेक्ट्रा। उसको लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल में यह सोम था, तो हम उसको सोमरस कहते हैं, वो उसको होमरस कहते हैं। स उच्चारण करने का। हाँ, जैसे हम लोग असुर कहते हैं। अच्छा, एक चीज और बड़ी मार्के की बात है, यहाँ देवताओं के लिए हमारे यहाँ सूर कहा गया है और राक्षसों के लिए असुर कहा गया है। उनके लिए, देवताओं के लिए असुर कहा गया है, अहुरु कहते हैं, असुर में कहते हैं अहुर, और राक्षसों के लिए वो लोग हूर कहते हैं, उल्टा। हाँ, और यही कारण है कि सैंधव, सिंधु को वो लोग सिंधु नहीं कहते हैं, हिंदू कहते हैं, और उसी हिंदू से हिंदू बना, और हिंदुस्तान से हिंदुस्तान, यानी कि न तो हमारा शब्द हिंदू है और न हिंदुस्तान हमारा। ये पारसियों के ग्रंथों से लिए गए शब्द है, और इसी पर हम गर्व करते हैं कि गौरव से कहो हम हिंदू हैं। ये स्थितियां हैं, बहुत सारी कहानियां। आप को एक कहानी मिलेगी ऋग्वेद में और बाद के कुछ और वैदिक ग्रंथों में। यहाँ की मतलब हमारे देश की वंश परंपरा कैसे चली, हम किसके संतान हैं, कहां से हमारी उत्पत्ति हुई। तो एक कहानी आती है कि एक बार यहां महाप्रलय हुआ, सब कुछ डूब गया, सब कुछ। तब भगवान विष्णु मछली का अवतार लिया, मत्स्य अवतार। दो लोग यहां पर थे, मनु और शतरूपा। इनको बचाने के लिए वही विष्णु मछली का रूप धारण किए। उसी मछली से मनु ने नाव को बांधा और खुद उस नाव के सहारे ऊंची जगहों पर, पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए। जब प्रलय कम हुआ, पानी घटा, तब पहाड़ी क्षेत्रों से उतरकर मनु फिर नीचे आए। उनकी संतान जो हुई मनु और शतरूपा से, उसका नाम था पृथु। उसी पृथु के नाम पर इस जमीन का नाम पड़ गया पृथ्वी। इस पृथु के भी दो अंग थे, दो अंग। भगवान शंकर को हम लोग कहते हैं ना अर्धनारीश्वर, एक तरफ पुरुष का अंग है, दूसरे तरफ नारी का अंग है, यही अर्धनारीश्वर। वही स्थिति थी पृथु की, और वहीं से ये वंश परंपरा चली, और उस मनु के नाम पर हमारा एक नाम पड़ गया मानव। ये वंश परंपरा वहीं से चलती है। ये पौराणिक कहानियां है। इस कहानी को हम विस्तार से बता देंगे कल या अगले दिन। ठीक यही कहानी ईरान के ग्रंथ अवेस्ता में भी है। बहुत सारी वनस्पतियों के नाम, देवताओं के नाम। अभी सूर्य मंदिर पर आप देखते हैं घोड़ा। इन आर्यों के जीवन में घोड़े का सबसे अधिक महत्व था, सबसे अधिक। और यही कारण है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार यदि किसी जानवर का नाम आया है तो वह घोड़ा, 215 बार। 215 बार अश्व शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक यही स्थिति ईरानियों के यहां अवेस्ता में, यहां तक कि उनके राजा और राजकुमारों का नाम भी उसी अश्व के नाम पर किसी न किसी रूप में है, चाहे तमास्प हो या कोई और तरह के नाम जो हो राजा राजकुमारों के, वो सब घोड़े के नाम पर चलते हैं। वही परंपरा हमने यहां लिया। उनका कहना है कि सूर्य जो उनके मुख्य देवता थे, सूर्य से घोड़े का अकाट्य संबंध है। इस कहानी को हमने अपने यहां लिया और परिणाम यह हुआ कि हम सूर्य की पूजा जब करने लगे तो उनके साथ घोड़े को भी जोड़े,
जहां कहीं भी आप सूर्य मंदिर देखेंगे वहां पर घोड़ा और रथ, ये दो चीज आर्यों के जीवन में महत्व रखता था। ये दोनों चीज देखेंगे। आप कोणार्क चले जाएं, सूर्य देवता का मंदिर है कोणार्क में, वहां पर 7 घोड़े की मूर्ति रथ के साथ बनी। कहने का मतलब ये, लेकिन ये सब ग्रंथों की बात है। एक्चुअल में उस समय क्या हुआ होगा ये तो कहना मुश्किल है, इसलिए कि कोई एक काल के तो हमारे ग्रंथ है नहीं। कोई ग्रंथ दुनिया के कोई एक समय का नहीं है और न ही किसी एक व्यक्ति ने बैठकर रचना की। सैकड़ों वर्ष लगे इन ग्रंथों की रचनाओं में। इसमें पुरुषों ने भी भाग लिया, महिलाओं ने भी भाग लिया। जैसे ऋग्वेद की रचना में विश्ववारा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ये सब महिलाएं मंत्रों की रचना की थी। इन मंत्रों को ऋग्वेद के साथ जोड़ते चले गए। यही कारण है कि ऋग्वेद का जो मूल खंड है वो दूसरा से 7वां मंडल तक ही है। टोटल 10 मंडल, पहला और 10वां मंडल बहुत बाद में जोड़ा गया। 6th सेंचुरी के लगभग, 6th सेंचुरी BC के लगभग इसको जोड़ा गया ऋग्वेद के साथ। और यही कारण है कि जो मूल खंड है उसमें बहुत सारे चीज, जैसे शूद्र, मूल खंड में शूद्र शब्द का कहीं उल्लेख है ही नहीं। एक उल्लेख आता है 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में, जब श्लोक आता है, मंत्र आता है, ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहु राजन न्यायकृत उरुतदस्य यत् वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मणोस्य मुखमासित माने प्रजापति के मुख से, ब्राह्मण मुख मतलब सबसे ऊपर, यहां से ब्राह्मण, बाहु राजन्य कृत, राजन यानी क्षत्रिय बाहु से, और बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यत् वैश्य, उरु जंघा को कहते हैं उरु, यहां से वैश्यों की उत्पत्ति हुई। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैर से नीचे से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ये मंत्र, ये विचार 10वां मंडल में आया है, जो बाद में जोड़ा गया है मूलखंड ऋग्वेद से। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह कि हमारा प्राचीन काल के कोई भी ग्रंथ, कोई भी, चाहे वह धार्मिक ग्रंथ हो या गैर धार्मिक, यहां तक कि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें दुनिया भर के छेपक है, बाद में अर्थशास्त्र के साथ जोड़ दिया गया। कालिदास की रचनाओं में उसमें छेपक है, मिलता है, जो मूल पाठ के साथ हो कोई तालमेल नहीं है। और तो और आपके अर्ली मिडिवल पीरियड का पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और संजोगता संबंधी जो प्रेम कहानी आती है, सुने कि नहीं? नहीं सुने? वहां पहुंचेंगे तो जब वो पीरियड आएगा, दिल्ली सल्तनत वाली पीरियड, जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय ही दिल्ली के जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान, संक्षेप में बताते हैं हम, तो कहा ऐसा जाता है, जो पृथ्वीराज रासो में कहानी है कि कन्नौज के शासक थे जयचंद। जयचंद का नाम सुने हैं? आज भी कहा जाता है कि मारो ये तो जयचंद और मिर्जाफर के औलाद है। सुनते हो ना कि मिर्जाफर यदि नहीं होता तो अंग्रेजों को सफलता नहीं मिलती, और जयचंद नहीं होता तो मुसलमानों को सफलता नहीं मिलती। एक आम धारणा लोग बना दिया, और ये वो लोग कहते हैं जो व्हाट्सएपिया ज्ञान पर भरोसा करते हैं, इतिहास पढ़ते नहीं है, और पढ़ते भी हैं तो समझते नहीं है इतिहास। जयचंद कन्नौज का शासक, पृथ्वीराज दिल्ली, अजमेर से दिल्ली तक आ गए अपने शासन के विस्तार करते हुए। कहा जाता है ऐसा कि जयचंद की बेटी संजोगिता पृथ्वीराज के बहादुरी से बहुत प्रभावित थी, और तत्पश्चात दोनों में प्रेम का जो पत्र व्यवहार होता है वो होना शुरू हो गया, पत्राचार। आज बहुत लोगों को सुनते होंगे कि फेसबुक से प्यार हो गया, फेसबुक पर ही प्यार हो जाता है, पता नहीं कैसे होता है। ऑनलाइन भी आओ। उन दोनों को पत्र से प्यार हो संजोगिता और पृथ्वीराज चौहान।
जब संजुक्ता शादी के लायक हो गई, उस उम्र में पहुंची, जयचंद ने कहा कि हम स्वयंवर करेंगे अपनी बेटी का। बड़े बड़े राजा महाराजा सबको इनवाइट किया गया। पृथ्वीराज को इनविटेशन नहीं दिया गया, क्योंकि जयचंद से पटता नहीं था। जयचंद की बेटी से लव अफेयर चल रहा था, तो ये कैसे उसका बाप स्वीकार करता। पृथ्वीराज चौहान इससे काफी क्रोधित हुए। जब स्वयंवर चल रहा था, उसी समय अपने घोड़े को टकटकाते हुए पहुंच जाते हैं। संजोगिता बाहर स्वयंवर में बरमाला लेकर के घूम रही थी, लेकिन कहीं पर उनको पृथ्वीराज चौहान नजर नहीं आ रहा। उसी समय मेन गेट से पृथ्वीराज चौहान की एंट्री होती है। संजोगिता उनके गले में माला डालती है और पृथ्वीराज चौहान उसे तीर कर अपने घोड़े पर बैठाते हैं और लेकर के दिल्ली रफू चक्कर हो जाते हैं। बाद में दोनों के बीच घनघोर युद्ध हुआ। फिर कहानी अलग चलती है कि इसी बीच मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। जयचंद पृथ्वीराज का साथ नहीं देता है। पृथ्वीराज को युद्ध में पराजय झेलना पड़ता है। उनको पकड़ करके फिर कैदी बना करके मोहम्मद गोरी गो लेकर चला जाता है, जहां उनकी हत्या कर। ये कहानी पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक है चंदवर दाई, और ये चंदवर दाई पृथ्वीराज के दरबार में दरबारी कवि थे, चंदवर दाई। ये कहानी आज तक लोगों के जिह्वा पर रहती है। सच्चाई क्या है, इससे उलट। दूसरी कहानी क्या है, आप सुनेंगे। तो देखो हिस्ट्री को कितना तोड़ा मड़ोड़ा गया है। दूसरी कहानी कि जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी ले गया, तो साथ में चंदवर दाई भी गए थे, उसके दरबारी कवि थे। अपने राजा को कोई बना ले बंदी, तो उनका जो कवि था, ये मरमाहत हुआ, वो भी साथ गया। दरबार लगा हुआ था मोहम्मद गोरी का। पृथ्वीराज की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। चंदवर दाई जो थे से अपने राजा की बहुत बड़ाई कर रहे थे, बढ़ा चढ़ाकर। हैं इतने वीर हैं, इतने, ये तो शब्द भेदी बांध तक मार देते, यानी आवाज के आधार पर बांध चलाते हैं और लक्ष्य भेज देता है इनका बाप। मोहम्मद गोरी ने कहा कि टेस्ट ही कर लेते हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा, कितने बहादुर हैं और कितने बड़े लक्ष्य भेदी हैं सब। वहीं पर दरबार पूरा लगा हुआ था ही। पृथ्वीराज की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी ही। गोरी का आदेश हुआ कि भाई इनको तीर धनुष धरा। जब तीर धनुष उनके हाथ में आ गए, पृथ्वीराज चौहान के हाथ में, तो चंदवर दाई ने एक कविता रची वहीं पर। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पर सुल्तान है मत चुको चौहान। उस समय फीट और मीटर तो था नहीं, बांस से और गज से नापी होती थी। तो इसी के आधार पर चंदवर दाई ने कहा कि 4 बांस, उसके बाद 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 24 गज के बाद 8 अंगुली, बस इतनी दूरी पर सुल्तान मोहम्मद गोरी बैठा हुआ है। इन्होंने कविता के माध्यम से उनको समझा दिया पृथ्वीराज को। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पर सुल्तान है मत चुको चौहान। अब इतने इशारा काफी था पृथ्वीराज चौहान के लिए। उन्होंने हाथ में तीर धनुष था ही, उठाया और इसी आधार पर मारा। मोहम्मद गोरी की वहीं पर मौत हो गई। ये अपना ही टारगेट लगा दिया, खेला खत्म मोहम्मद गोरी का। तब तो फिर पृथ्वीराज चौहान को वापस भारत आ जाना चाहिए था, है ना? आए क्यों नहीं?
एक्चुअल में आज का जो पृथ्वीराज रासो है उसमें तो ये है, लेकिन बीकानेर लाइब्रेरी में जो पांडुलिपि है पृथ्वीराज रासो की, उस पांडुलिपि में न तो संयोगता संबंधी कहानी है और न ही ये कहानी है। बिल्कुल यदि इस पर तर्क करोगे, खैर वहां आएंगे तो हम डिटेल से बताएंगे एक्चुअल में सच्चाई क्या है, कहां लोगों ने छिपाया है। उसके बाद का हिस्ट्री, चूंकि पराजय के बावजूद पृथ्वीराज चौहान को बंदी नहीं बनाया गया था, बल्कि मोहम्मद गोरी की अधीनता में रहते हुए उन्होंने कुछ दिनों तक शासन किया। बाद में उनकी हत्या हुई, और हत्या हुई भारत में ही। वो कहीं नहीं गए थे, बंदी बना करके ले जाया गया था, यहीं पर हत्या हुई। और उसके प्रमाण है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं जो 1192 के बाद ढाले गए हैं, और जिस पर एक तरफ पृथ्वीराज रासो और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी नाम के साथ चित्र खुदा हुआ है। किसी स्वतंत्र शासक के सिक्कों पर उस समय सिक्का ही संप्रभुता का प्रतीक होता था। यदि हम यहाँ के शासक हैं तो अपने नाम के सिक्का चलाएंगे। उस समय सारी दुनिया में यही स्थिति थी। तो हम पाते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के सिक्के चल रहे हैं और मोहम्मद गोरी के भी चित्र बने हुए हैं। इसका मतलब ही है कि वो मोहम्मद गोरी की अधीनता को स्वीकार कर लिए और कुछ दिनों तक वे शासन करते रहे। बाद में उनकी हत्या कर दी गई और तब उनका बेटा अजमेर में शासक होता है। एक कहानी, हिस्टोरिकल फैक्ट्स और बातूनी फैक्ट्स दोनों दो चीजें। आप सब लोग अभी कुछ देर पहले हमारे जो लाइब्रेरियन है अमित जी, वे कहे कि सर हमको वो किताब चाहिए जिसमें ये उल्लेख हो कि अकबर की पत्नी योधाबाई नहीं थी। किसी ने आपको कहा है कि अकबर की पत्नी योधाबाई थी? कहा कि हाँ, कल हमारी बहस हुई है उससे, उस आदमी से। तो हमने कहा कि आप उन्हीं को क्यों नहीं कहे कि कोई किताब निकाल करके दिखला दो, मेडिवल हिस्ट्री का, मुगल काल का कोई किताब, जिसमें यह लिखा हुआ हो कि अकबर की पत्नी का नाम योधाबाई था। वही कोई किताब दिखा दो हमको। हाँ, वो ट्रेन पर बिकने वाली किताब नहीं होनी चाहिए। वो जो 4 रुपया 5 रुपया में बिकती है किताब, वो किताब नहीं होनी चाहिए। एक ऑथेंटिक राइटर की किताब होनी चाहिए, और कहीं हमको कोई दिखा दे। वैसे किताब उनको हमने कहा कि किताब हम ला करके दे देंगे, सब किताब है जिसमें योधाबाई नाम नहीं है। अकबर की पत्नी का कोई पत्नी नहीं थी योधाबाई नाम की। हाँ, योधाबाई थी तो अकबर की बहू जरूर थी, सलीम की पत्नी थी। वो सलीम जो बाद में जहांगीर के नाम से विख्यात हुआ, उसकी पत्नी का नाम योधाबाई था। बाई हरका ये सलीम की पत्नी, बाई हरका उर्फ योधाबाई सलीम की पत्नी थी। तो ये आपको सुनने में तो उल्टा पुल्टा लग रहा होगा, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स यही। इसी पर ना फिल्म बना था। यही तो दिक्कत हो गई कि वो जो फिल्म बनाया आदमी, मुगले आजम। मुगले आजम आप लोगों ने देखा है? मुगले आजम फिल्म नहीं देखा है? कोई फिल्म देखे हो? हाँ, क्या? जोधा अकबर। अच्छी, वो सीरियल चल रहा था। फिल्म भी है, एक सीरियल, लंबा सीरियल चला है योधा अकबर नाम से। अच्छा सीरियल था, लेकिन उस देखो, सीरियल और सिनेमा और हिस्ट्री ये अलग चीजें होती है। लेकिन आमतौर पर लोग समझता है कि जो सिनेमा दे रहा है ना, वही हिस्ट्री। हम बार बार कहते हैं कि वो कहानी है, उसमें काल्पनिकता है। भले ही थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल स्पेस ले ले, घटनाओं को ले ले, लेकिन बाद में चल करके वो खाली काल्पनिक चीजें उसमें जोड़ता। कल्पना से यदि वो न करेगा तो उसकी न फिल्म चलेगी न सीरियल चलेगा। उसमें तो कुछ वैसी चीजें भरनी है जो आपको बहुत अच्छा लगे देखने में, रोमांचक लगे।
हिस्ट्री में तो सब नहीं चलता है, हिस्ट्री तो फैक्ट्स पर चलता है। प्रमाण है तो ठीक, नहीं है तो चुप रहेगा हिस्ट्री। तो योधाबाई नाम की कोई पत्नी अकबर की नहीं थी, सलीम की भले ही पत्नी थी जिसका नाम योधाबाई था। अकबर की एकाध पत्नी थी, आज की तरह बात नहीं थी, वो बादशाह थे, हिंदुस्तान के बादशाह। अरे छोटा मोटा ये जो ब्रिटिश काल में हमारे जमींदार लोग थे ना, ये बगल में आपके हैं गोपाल सर, 7-8 पत्नियां तो इनकी थी। एक ऑस्ट्रेलिया की पत्नी थी, ये श्रीलंका से घूमने आई थी, वहीं गोपाल सर गए थे, वहीं उससे शादी करके लेके चले आए। एक मुस्लिम पत्नी थी जिसको औरंगाबाद में उसका गढ़ आज तक है, उसका नाम भूल रहे हैं। बाद में चल करके दोनों के बीच काफी केसा केसी चला था, भयानक केस चला था वो सुप्रीम कोर्ट तक। एक पत्नी जो थी पूरा राजपाट छोड़ करके चली गई थी हरिद्वार, हरिद्वार में ही मर गई बेचारी, वहीं पर धर्मशाला मंदिर सब कुछ बनवाई। इनके जो दीवान थे, इनके साथ वो महारानी का पत्र व्यवहार होता था, क्योंकि जब मरणासन थे तो इन्होंने पत्र भेजा दीवान साहब कि महारानी अब कम से कम आकर के तो दर्शन कर लीजिए, वो आपके पति हैं। कहे कि नहीं, जब हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उनका वो तो किसी और को दिल दे चुके हैं, तो फिर हमसे क्या लगा। ये छोटे मोटे जमींदार थे, लेकिन जो बादशाह था, और ऐसा नहीं था कि यही एक चेंजिंग आया दिल्ली सल्तनत के बाद, मुगल काल में यही चेंजिंग आया। जितने मुगल बादशाह थे, किसी पर भी एक दबाव नहीं बनाया कि आप अपनी बेटी का विवाह हमारे घर में करेंगे, ये दबाव नहीं आया। अकबर के साथ जितने भी हिंदू महिलाओं, हिंदू लड़कियों ने शादी किया, और ज्यादातर तो राजपूताना की थी, राजपूत वो लोग भी महान महान जमींदार थे, बड़का बड़का जमींदार। युद्ध करना ही उनका प्रिय खेल था। वे लोग जब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तो अधीनता के प्रमाण के लिए, उस दोस्ती को और गाढ़ी बनाने के लिए अपने घर की बेटियों का विवाह मुगल घराने में किया। और ऐसे अकबर की और जहांगीर की भी जो हर्रम था, उस हर्रम में 5000 महिलाएं थी। 5000। उस हरम का मतलब वो पूरा महिला समुदाय, राजमहल का पूरा महिला समुदाय। तो एक बादशाह के सैकड़ों पत्नियां होती थी, लिमिटेशन नहीं होता। और यही कारण है कि पूरा आप दिल्ली सल्तनत और मुगल काल वगैरह देखेंगे तो कौन सा बेटा किस पत्नी का है, ये बादशाह को भी नहीं मालूम होता था। और जब मृत्यु होती थी उस शासक की, तो ये विवाद खड़ा हो जाता था, विवाद का कारण बनता था कौन शासक बनेगा और किसका बेटा है। पहचानते नहीं थे, बादशाह को इतना फुर्सत कहां था उस समय। अच्छा, आज की दृष्टि से हम आज से 500 वर्ष पहले की परिस्थिति का मूल्यांकन नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते कि वो बहुत खराब आदमी था और बहुत वो अच्छा आदमी था, नहीं कर सकते। उस समय के सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना, आर्थिक संरचना बहुत अलग था, आज से कोई तालमेल उसका नहीं था। आज जो लोग मूल्यांकन करते हैं पूरे मुगल काल का, अकबर लुटेरा था और मुगल लुटेरे थे, औरंगजेब ये कर दिया, औरंगजेब वो कर दिया। वस्तु स्थिति है कि यदि उस काल के किसी भी शासक का मूल्यांकन करना है तो उस काल में बैठकर आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। जो सामाजिक संरचना है, जो हिंदू लोग होते थे, हिंदू प्रजा, वो जब तक अपने बादशाह का झरोखा दर्शन नहीं करते थे सुबह में ना, उनके दिन की शुरुआत नहीं होती थी। और वे कोई बादशाह का दबाव नहीं था कि तुम आकर के हमारा दर्शन करो, वे स्वयं जाते थे, इसलिए कि बादशाह के दर्शन करने का मतलब हम भगवान का दर्शन कर लिए। ये उनकी मानसिकता थी। तो उस काल की अवधारणा को आज के नजरिए से हम देखें, आज हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जीते हैं। हमारा शासक यदि हमारा काम नहीं करता है तो 5 साल के बाद हमको
मौका मिलता है कि हम उसको चेंज कर दें। उस समय किसको मौका था जी? कौन बादशाह को चैलेंज कर सकता था? जो हिंदुस्तान का बादशाह, पूरे हिंदुस्तान का, उसको चैलेंज करने वाला कौन पैदा हुआ था? और जो चैलेंज करेगा, युद्ध हुआ, खत्म कर दिया गया उसको, उसके राज्य को फिर मुगल राज में शामिल कर लिया गया। तो इस परिस्थिति में बैठकर ही हम किसी भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जब मूल्यांकन करते हैं, एंशिएंट पीरियड का मूल्यांकन करेंगे, वैदिक काल का, तो वैदिक काल में बैठ करके हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा। आज की नजरिए से नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग मनुस्मृति को गाली देते हैं ना, कि नारियों पर इतना प्रतिबंध लगा दिया, शूद्रों पर इतना प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, वो उस किताब में, उस ग्रंथ में है, प्रतिबंध है, लेकिन आज की नजर से हम कैसे देख सकते हैं उसको? आज हम उसको नहीं कर सकते हैं कि क्यों उन्होंने लगाया, मनु को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी है साहब? जब महिलाओं पर उन्होंने रोक लगा दिया कि ये वैदिक मंत्रों को नहीं पढ़ सकते, क्यों? पूजा पाठ में भाग नहीं ले सकते, क्यों? उन्होंने तो लिखा कि यदि राजा 8 वर्ष का भी है तो भी हमारे लिए पूजनीय। कैसे हम मान लेंगे? पूजनीय कैसे हो जाएगा राजा? क्योंकि आज हम कह रहे हैं उस काल में वही परिस्थितियां थी। क्या सामाजिक परिस्थितियां पैदा हुई जिसके कारण उनको ऐसा लिखने को मजबूर होना पड़ा? तो आज की नजरिए से हम उस काल के परिस्थितियों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ठीक है, इतिहास का कोई कहानी नहीं है, इतिहास दस्तावेज हो, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो या मध्यकाल का इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो। जैसे नेहरू गांधी को आज हम गाली देते हैं या बहुत सारे लोग गाली देंगे, देश को बांट देंगे कहते हुए लोग मिल जाएंगे आपको। नेहरू खानदान ये कर दिया, गांधी ये कर दिया, नाथूराम गोडसे गांधी को मार दिया, सब बहुत बढ़िया किया। क्या ये वाजिब था? नहीं। जब फ्रीडम मूवमेंट को आप अध्ययन करेंगे तब मिलेगा आपको कि एक्चुअल में जिन्होंने गांधी की हत्या की, राष्ट्रीय आंदोलन में, आजादी की लड़ाई में मारने वाले का क्या योगदान था? गांधी का क्या योगदान था? गांधी नेहरू ने देश को बांटा तो कोई शौक से बांटा या कोई वैसी परिस्थिति पैदा हुई इस देश में? बस मोटा मोटी यही समझ लीजिए कि जब घर में दो भाई इतना झगड़ा करने लगे कि एक दूसरे की हत्या करने लगे, पारिवारिक हत्या शुरू हो जाए, तो घर के जो प्रतिष्ठित लोग होंगे, अगल बगल के जो प्रतिष्ठित लोग होंगे, दोनों भाइयों को यही सलाह देंगे कि आप बांट लीजिए, दोनों भाई अलग हो जाएंगे, कम से कम शांति से तो रहोगे। मोटा मोटी बस इतना है, हम समझा रहे हैं अभी। उस समय इससे भयानक परिस्थिति पैदा हुई। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति पैदा हुई थी, अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। जिसका परिवार मारा गया, छोटे छोटे बच्चे जो अभी जन्म लिए हैं, जस्ट जन्म लिया है, उसको टुकड़े टुकड़े काटा गया। महिलाओं के साथ सामूहिक दुराचार हुआ, और एक आध की नहीं, हजारों लाखों के साथ ऐसा हुआ, और दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी, पाकिस्तान तरफ भी और हिंदुस्तान तरफ भी, बुजुर्ग से लेकर के बच्चों तक, महिलाओं तक टुकड़ा टुकड़ा काटा गया, अंग प्रत्यंग, और उसे फेंक दिया गया चिल कौवे के खाने के लिए। जो बच गए पूरे गांव में आग लगा दी गई। ये तो राक्षस ही कर सकता है, मानव थोड़ी कर सकता है। जो कहा जाता है कि खून की नदी बहना, नाली तो जरूर खून का बह गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खून बह रहा था और कुछ नहीं। इन परिस्थितियों में देश को बांटना पड़ा था, कोई शौक से नहीं बांटा था। तब गांधी, नेहरू, पटेल ने कहा कि नहीं, गृह युद्ध से बचना है, तब देश को बचाना है, और देश को बचाने के लिए ये जरूरी है। मुस्लिम लीग कही रही है तो बांटो, हटाओ इसको, और तब देश बटा, पाकिस्तान को अलग किया गया। उधर से जो करोड़ों लोग आए, करोड़ों, उनको बसाने में पसीना छूट गया था इस सरकार को। जो नेहरू जी की सरकार थी, सरदार पटेल गृह मंत्री थे, पसीना छूट गया था
करोड़ों लोगों को कहां बसाए और कैसे बसाए? केवल बसाने की बात नहीं थी, उनको जीविका की बात थी। तो खिलाएंगे हम कहां से? उस समय हमारे देश का जीडीपी एकदम 1% पर था, कुछ था ही नहीं। जो था सो सब तो अंग्रेज लूट करके ले गया 200 वर्षों में। न कृषि के उत्पादन के साधन थे, न हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री थी कि रोजगार दे सकें, न स्कूल थे, न कॉलेज थे। क्या किया जाए? इस परिस्थिति से उस समय की सरकार निकाल करके देश में शांति लाई। लेकिन आज भी एक माहौल खड़ा किया जा रहा है हिंदू मुसलमान और नेहरू खानदान को बदनाम करने का। एक्चुअली नेहरू का जो योगदान सोचो, देखोगे, पढ़ोगे, नेहरू के जगह कोई दूसरा भी प्रधानमंत्री होता, कोई तो नहीं संभाल पाता जितना नेहरू ने। यही कारण है कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देश जो भविष्यवाणी कर रहे थे कि ज्यादा दिन हिंदुस्तान नहीं टिकेगा, वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जब नेहरू अमेरिका में गए तो वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति झुककर प्रणाम किया और शाबाशी दिया था नेहरू को कि हम लोग उम्मीद भी नहीं किए थे कि इतनी दूरदर्शिता से और इतने शांतिपूर्ण ढंग से हिंदुस्तान को आप विकास के रास्ते पर लाएंगे। उसी समय सारी इंडस्ट्री की नींव पड़ी। बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं आज देख रहे हैं, सब ये नेहरू काल की। बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई वगैरह वगैरह जितने हैं, ओएनजीसी, आपका जो बिहार में ये बरौनी थर्मल पावर, बरौनी खाद कारखाना, ये सब उस समय की देन है। ये जो नहर आप देख रहे हैं, बड़ी नहर, ये उस समय की देन है। क्या नेहरू से कोई तुलना करेगा? अलग बात है कि नेहरू की छवि को बदनाम करना है, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी। अब तो उस काल की पीढ़ी 2-4, अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, देखते हो? कहां से देखोगे? टीवी पर तो दिखा नहीं रहा। कम से कम 1.5-2 लाख लोग उनके साथ चल रहे हैं और कहीं से बाहर से लाया गया फिर नहीं है। जिस राज्य से गुजरते हैं उसी राज्य के स्त्री, पुरुष, बच्चे तो खूब 4 बजे भोर से खड़ा रहते हैं, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, जो फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया है। एक महिला थी बहुत बूढ़ी, यहाँ मध्य प्रदेश या कर्नाटक में, जब उन्होंने बताने लगी कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हम कैसे भाग लिए, हमको तो शाम तक छोड़ दिया गया फिर, लेकिन मेरे भाई को 3 साल तक कैद रखा गया, और गांधी जी और नेहरू जी ने उस समय क्या किया था, उस समय आंख से आंसू आ जाते हैं। क्या क्या हुआ था उस समय। फिर एक अभी चल रहे हैं राजस्थान में, एक बुजुर्ग आए हैं जो उस समय आजादी की लड़ाई लड़े थे। ये लोग साथ चल रहा है, उन लोगों से तो कहानी सुनिए। एक किताब है 12 बजे रात को, ये विदेशी राइटर लिखे हैं, कॉलिंस लापियरे। कॉलिंस है आपके ब्रिटिश और लापियरे फ्रांसीसी, ये 2 लेखक हैं। इन्होंने 71 तक तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर बच रहे थे, यहां तक कि आजादी गांधी जी के जो हत्यारे थे, नाथुराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे, या ग्वालियर का 1-2 और लोग था, हेमंत करकरे, एक करकरे करके था, और 3-4 लोग, वो लोग बच रहा था, बचाता, उनसे भी इंटरव्यू लिया, सबसे इंटरव्यू लेकर के उसने उस किताब को लिखा। हमारे यहाँ के जितने राजे रजवाड़े थे उनके बारे में परिस्थितियां दिखाया है कि वो क्या थे, कितने विलासी थे। तो अभी आप कह रहे हैं ना कि कई वो पत्नियां थी। एक पंजाब में रियासत है पटियाला, पटियाला रियासत के राजा कम से कम 50 पत्नियां थी। ये तो ज्यादा दिन की बात नहीं, 50। उन सबके बारे में कॉलिंस लापियरे ने 12 बजे रात को जो कहानी है, विश्व प्रसिद्ध किताब है। 12 बजे रात को किताब का नाम? हाँ, हिंदी में। अंग्रेजी में उसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। आधी रात को जो आजादी मिली, फ्रीडम एट मिडनाइट, उसका हिंदी अनुवाद है 12 बजे रात। मेरे पास है वो किताब, हालांकि हम लेने गए थे दूसरा एडिशन, लेकिन नहीं मिला हमको। तो उसमें ये सारी चीजें दिया है आजादी की लड़ाई के समय का, बहुत सारी चीजें। राइटर कौन कौन है? काहे के लिए तुम लिखोगे?
राइटर याद है? कॉलिस ला पियरे, कॉलिस एवं ला पियरे। कॉलिंस। हाँ, अल्लाह ला पियरे फ्रांसीसी है। लेकिन पढ़ने लायक है किताब, 12 बजे रात को पढ़ने लायक है। कहा हुआ था 12 बजे रात को? 12 बजे रात को, जब 14 अगस्त को तो पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, 14 अगस्त के 12 बजा तब पूरा संविधान सभा बैठा हुआ था। उसी समय नेहरू का जो ऐतिहासिक भाषण है कि जब सारी दुनिया सो रही है तो एक नए प्रभात में हम जाग रहे हैं, जिसके लिए हमने वर्षों तक तपस्या की थी, लंबा भाषण है उनका। वही 12 बजे रात को भाषण दिए हैं और उसी भाषण के बाद आजादी हमको हासिल, यानी हम स्वतंत्र हो गए। 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त, वे 14 अगस्त के 12 बजे रात के बाद हम स्वतंत्र हुए। ठीक है ना? इसीलिए उसका नाम रखा है 12 बजे रात को। पढ़ने वाला किताब। जब बंटवारा हो गया, कैसी विडंबना हुई है, तो जब वो मुस्लिम, यहाँ के मुस्लिम लीग के समर्थक थे मोहम्मद अली जिन्ना के, एक ही परिवार, मां उनका समर्थक तो बाप भारत का समर्थक। किसी परिवार में बाप भारत का तो मां पाकिस्तान का, एक भाई भारत का दूसरा भाई पाकिस्तान का। गजब स्थिति थी भाई। यूपी में एक जगह है, दो भाई, दोनों सेना में, उस समय सेना में सिपाही नहीं, कर्नल रैंक पर। एक भाई चला गया पाकिस्तान और दूसरा भाई कहा कि नहीं, ये हमारे खानदान की रियासत है, भारत भूमि। जब यहां जन्म लिए हैं, हमारे पूर्वज यहां जन्म लिए हैं, तो हम दफन भी होंगे तो इसी जमीन पर दफन होंगे। उन जाने से इनकार कर दिया, पूरा परिवार इनकार कर दिया। एक भाई चला गया। दोनों जमीन, वो जो था वो जमींदार खानदान का था, नवाब खानदान का। 1948 में जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करता है, देखो विडंबना क्या होती है। तो वहां की सेना का नेतृत्व वही भाई कर रहा था और यहाँ के सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व ये भाई कर रहा था। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बंदूक ताने हुए थे, आप कल्पना कर सकते हैं। और इस भाई ने, हिंदुस्तान के भाई ने अपने ही उस भाई की को गोली मारा, उसकी मौत हुई। एक परिस्थितियां थी। ये अलग बात है कि हमारी पीढ़ी को पूरा ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी नहीं है, वंचित कर दिया गया है। लेकिन जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो पढ़िए और तब देखिए कि हमारे देश की क्या हालत लोगों ने कर दिया है। आज किस रास्ते पर हमको ले जाने की कोशिश की जा रही है हिंदू मुसलमान में। वही मुसलमान था जिसने जम्मू कश्मीर को बचाया, अपने भाई की शहादत लेकर के बचाया। मुस्लिम था। हाँ, और ऐसे सैकड़ों मुस्लिम वहां जम्मू कश्मीर को बचाने में शहीद हो गए, सैकड़ों। तो मध्यकाल से ही चला आ रहा है। मध्यकाल से कहा 1857 से, जब बहादुर शाह जफर के बेटे को टुकड़े टुकड़े में काट करके और थाली में परोसा गया था बहादुर शाह जफर के सामने। ये देश का इतिहास रहा है। जितना हमारा योगदान है उससे कम, तनी भी कम मुसलमानों का नहीं रहा इस देश को बनाने में। ये अलग बात है कि हम मुसलमानों को आज गाली दे रहे हैं, उनका इतिहास मिटाने पर तुले हैं, केवल दिखलाने पर लगे हुए हैं कि हम हिंदू हैं, हमारा हिंदू देश रहेगा, हिंदू राज्य रहेगा, हिंदू राज्य चलेगा। नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा आज हम विषयांतर फिर हो गए। बहुत सारी चीजें, दिक्कत यही हो जाती है, जहां कोई छोर पकड़ाता है तो आदमी उधर बढ़ता चला जाता है, चलते चलते टाइम हैं?
टाइम भी खत्म नहीं हो जाता। हाँ, यही हो जाता है। इतिहास बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि दिक्कत आ जाती है जी। कभी कभार तो बड़ी आक्रोश होता है। क्या हम अपनी पीढ़ी को शिक्षा दे रहे हैं? हम कहाँ ले जा रहे हैं लोग अपने बच्चों को? बस अंदर से उबाल होने लगता है। और बहुतायत तो लोग अजीब मान, ये जो चैनल वाला अभी है ना, ये हिंदू मुसलमान का डिबेट करके इतना बर्बाद किया इस देश को, इतना बर्बाद कर दिया है, एकदम ब्रेन वॉश कर दिया है लोगों का। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। धारा 370 तो सब कुछ सुना है ना, लेकिन पूछो कि धारा 370 कैसे लगा, क्यों लगाया गया, किसी को नहीं मालूम है। ये लोग को धारा 370 जम्मू कश्मीर में लगाया गया, शौक से नहीं लगाया गया था, तत्कालिक आवश्यकता थी। यदि धारा 370 नहीं रहता तो जम्मू कश्मीर हमारे साथ नहीं जुड़ता। और आज भी आप लोगों को एक चीज बता दूं, आज भी धारा 370 नहीं हटा है। अपने गूगल पर सर्च कर लीजिए, आज भी हमारे संविधान का अंग है। ये भले ही अफवाह फैलाया गया कि धारा 370 भाजपा सरकार ने हटा दिया, आज भी नहीं हटा। जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था उस दिन पार्लियामेंट में भाजपा सरकार के द्वारा, जिसको अधिसूचना आप कहते हैं, उस अधिसूचना में साफ एक लाइन लिखा हुआ है, आर्टिकल 370(3)(a, यूजिंग द पावर ऑफ आर्टिकल 370(3)(a, वी आर मेकिंग 2 रिफॉर्म्स। वे 2 सुधार किए, लेकिन यूज किए धारा 370 ही। धारा 370 आज भी नहीं हटाया गया है। और धारा 370 हट जाएगा तो जम्मू कश्मीर आपका अंग नहीं रहेगा। ये हमारा संविधान का अंग है धारा 370। मजाक है कि जब आए एगो आर्टिकल हटा दिए, उसके लिए बजाबता संविधान सभा बैठेगी, क्योंकि संविधान सभा उसको जोड़ा था। जो संविधान बना रहा था हमारा संविधान सभा, जिसमें 289 सदस्य थे, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, आचार्य कृपलानी, मौलाना मजहरू, सॉरी क्या नाम था उनका, मौलाना हसरत नुमानी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ये संविधान सभा के 289 सदस्य थे। अब उनको कहां से लाओगे? जब वे बैठेंगे तब तो फिर संविधान लिखा जाएगा। और फिर जम्मू कश्मीर में भी एक संविधान सभा बनी थी, उन्होंने जो प्रस्तुति की वही यहां संविधान सभा में जोड़ा गया था संविधान में। और इसमें मुख्य भूमिका सरदार पटेल ने निभाई थी। नेहरू जी उस समय अमेरिका चले गए थे, सरदार पटेल के कोशिश पर ये जोड़ा गया था। लेकिन लोग सरदार पटेल को आज छिपा देंगे, बदनाम करेंगे कि नेहरू जोड़ दिए। जिस लगता ना है कि नेहरू जी एक सुबह सो करके उठे और उसमें संविधान सभा में 370 जोड़ के चले गए। ऐसी नहीं थी, परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई। हम बताएंगे जब वो, हालांकि जरूरी नहीं था, लेकिन उस समय इस चीज को बताना जरूरी है ताकि लोगों के दिमाग में जो बैठा हुआ है धारा 370 ना, उसको क्लियर करना जरूरी है कि कैसी परिस्थिति थी, कौन सी परिस्थिति पैदा हुई जिसके कारण उस समय के सरकार को, उस समय के जो अंतरिम सरकार को भारत के संविधान में 370 लगाना पड़ा। और तब जम्मू कश्मीर भारत में शामिल होने के लिए तैयार हुआ। जम्मू कश्मीर शामिल नहीं हो रहा था। महाराजा हरि सिंह चाह रहे थे, जो वहां के राजा थे, कि हम स्वतंत्र रहेंगे। पाकिस्तान तब तक अटैक कर दिया वहां। बहुत सारे आज जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान को नेहरू दे दिए सिया को आधा से ज्यादा हिस्सा, आप देखते भी होंगे। आप यदि जम्मू कश्मीर का मैप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है पूरा पाकिस्तान के कब्जा में है, ये पार्ट हमारा नहीं है, उसके कब्जा में है। भारत के नक्शा पर भले ही हम उसको जानते हैं कि ये हमारा है, एलओसी वाला। हाँ,
लेकिन एक्चुअल में आज उसी के कब्जा में है और उसी में से वो दे दिया है चीन, उसी में से दे दिया है, तो पाकिस्तान दे दिया है। लेकिन ये कोई कांग्रेस की सरकार के समय की बात नहीं है, ये तो उस समय के राजा थे महाराजा हरि सिंह, उनकी रियासत थी और उसी समय पाकिस्तान ने अटैक कर दिया 28 अक्टूबर 1947 को अटैक कर दिया। तो उस पर वो कब्जा, राजौरी वगैरह का जो क्षेत्र है कश्मीर का, वो पूर्व पश्चिमोत्तर इलाका पड़ता है कश्मीर का, तो पूरा राजौरी को विध्वंस कर दिया था पाकिस्तानियों ने। विध्वंस जिसको कहते हैं, पूरा माने वो राक्षस वाला काम वहां लोगों ने किया। उसके बाद बढ़ते हुए चले आए वो कश्मीर के श्रीनगर तक। श्रीनगर पर कब्जा होने ही वाला था, श्रीनगर पर कब्जा होने का मतलब था जम्मू कश्मीर गया। तब महाराजा हरि सिंह की नींद खुली, तब वो तैयार हुए कि अब कोई उपाय नहीं है। तब वे अपने जो उनका जो प्रधानमंत्री था रामचंद्र काट, उसको भेजे कि जाइए अब जम्मू नेहरू जी से मिलिए। नेहरू, सरदार पटेल के ही घर पर मीटिंग हुई। वीपी मेनन नेहरू जी के सचिव थे, वे रातों रात पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, अलग फ्लाइट से गए महाराजा के पास, दौड़े हुए रात में ही अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंचे, करीब 2-3 बजे के लगभग। महाराजा से साइन करवाया उस पर और फिर उसी फ्लाइट से वापस आए और तब हमारी सेना को जम्मू कश्मीर भेजा गया और तब वो सेना पाकिस्तानियों को श्रीनगर के बाहर खदेड़ करके ले गया। तकरीबन 1 साल से ऊपर तक युद्ध चला था पाकिस्तान के साथ, 1 साल से ऊपर तक चला था और तब जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ था। ऐसा नहीं था कि कोई मनगढ़ंत चीज था या मनमौजी वाला चीज था कि यहां से हम गए और लेकर के चले आए। ये कोई इतना आसान होता तो जब धारा 370 हटा था तो जो कुछ भाजपा के समर्थक थे और चल रहा है क्या बनता।